नमस्कार, मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ये कार्यक्रम देखने से पहले मैं चाहती हूं आप मेरी इस अपील को सुनें। पिछले सालों में लगातार मैं और द वायर आप तक तमाम वो खबरें लाते रहे जो दरबारी सरकारी मीडिया ने दबाई वो खबरें। लेकिन आज हम जिस तरह के दबावों से दो चार हो रहे हैं, जिस तरह के खतरे से गुजर रहे हैं, ऐसे में हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, आर्थिक रूप से आप हमें सहयोग दें। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। आप ये काम सिर्फ अगर 89 रुपये महीना भी देते हैं तो आप वायर के मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो हक है वो है आज़ाद पत्रकारिता। और आज़ाद पत्रकारिता हम करते रहें, द वायर करता रहे, मैं करती रहूं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सहयोग दें। आज ही आप मेंबर बनिए द वायर के। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सुप्रीम कोर्ट का एक ताज़ा फैसला आया है जिसके तहत भारत में स्वस्थ और स्वतंत्र रूप से चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है उसको लेकर एक नई उम्मीद जगी है। जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, जो चुनाव आयुक्त हैं, उनके चयन को लेकर एक नई प्रक्रिया, एक नई पद्धति बना दी है सुप्रीम कोर्ट ने। अब इस पद्धति के मुताबिक प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और देश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, ये मिलकर चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का चयन करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है कि इसमें ये 3 लोग मिलकर ये कमेटी तय करेगी कि इलेक्शन कमिश्नर्स कौन होंगे। इनको तय करेगी। जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कहा है कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए चुनाव प्रक्रिया की स्पष्टता बनाई रखी जानी बहुत ज़रूरी है। और अगर इतना ही काफ़ी नहीं है तो इस जजमेंट के साथ साथ जिस तरह की टिप्पणियां और जो ऑब्जर्वेशन और कमेंट्स हैं कोर्ट के, वो अपने आप में ये बताते हैं कि हमारी अदालतों को अच्छी तरह मालूम है कि पिछले कुछ सालों में जो हमारी चुनावी प्रक्रिया है उसके स्वस्थ होने को लेकर और उसके पूरी तरीके से अनबायस्ड होने को लेकर जो सवाल लगातार उठ रहे थे, वो उनको कोर्ट्स को इस बात का अंदाज़ा है। और ख़ासकर ये मैं एक कोट पढ़ना चाहती हूँ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अ पर्सन हु इज़ इन अ स्टेट ऑफ ऑब्लिगेशन और इज़ इंडेप्टेड टू हु अपॉइंटेड हिम फेल्स द नेशन and can have no place in the process of election which forms the very foundation of democracy। कितना आप ये देखिए गहरी बात कही है इसमें कि एक वो व्यक्ति जो कि इस बात के लिए कर्जदार महसूस कर रहा है कि उसका चुनाव किसने किया है, उसका पूरी चुनावी प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, वो एक तरह से मैं कहूँगी फेल्स द नेशन, यानी कि नाउम्मीद करता है वो उस राष्ट्र को जिसके लिए जहाँ चुनाव हो रहे हैं। और साफ तौर पे उन्होंने ये कहा है कि जो फाउंडेशन है लोकतंत्र की, जो पूरी बुनियाद है, कहीं ना कहीं वो इससे हिलती है। एक ऐसा व्यक्ति जो इस बात के लिए कर्जदार हो कि आपने मुझे चुनकर भेजा है, यानी सीधे तौर पर सरकार की तरफ इशारा करते हुए, इशारा क्या पूरी तौर से खुली बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि किस तरीके से जो इलेक्शन कमीशन है उसको अलग होना चाहिए किसी भी तरह के सरकारी दबाव से, अलूफ फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ सब्जुगेशन बाय द एग्जीक्यूटिव। और हर तरह से उन्होंने ये कहा, फाइनेंशियल सपोर्ट का जिक्र किया और बताया कि किस तरीके से एक कमज़ोर जो इलेक्शन कमीशन है वो पूरी तरीके से किस तरह की स्थिति पैदा करता है कि जो वो अपना काम ढंग से नहीं कर सकता, एफिशिएंट फंक्शनिंग नहीं कर सकता, उससे दूर रहेगा ठीक तरीके से अपना काम करने के दौरान। तो इस फैसले की सार्थकता पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण मौजूद रहेंगे। लेकिन इससे पहले ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियाँ और जो ऑब्जर्वेशन की हैं वो इतनी ही अहम है जितना ये फैसला है। और ख़ासकर जो इलेक्शन कमीशन का जो काम है और पूरी जो चुनावी प्रक्रिया है उसको लोगों को ताकत देने, यानी कि पावर टू पीपल, जो पूरा लोकतंत्र का संविधान की पूरी बुनियाद ही है कि जो आखिरी ताकत है, जो आखिरी फैसला करने का हक है वो आम जनता का है। जनता हर फैसला जनता की राय से होना चाहिए। इसी पर एक और बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है, वो ये कि डेमोक्रेसी इज़ इंटरट्वाइंड विद पावर टू द पीपल। डेमोक्रेसी फैसिलिटेट्स द पीसफुल रेवोल्यूशन इन द हैंड्स ऑफ अ कॉमन मैन इफ़ हेल्ड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर। तो सीधे तौर पे उन्होंने ये कहा है कि किस तरीके से जो लोकतंत्र है वो लोगों तक असली शक्ति पहुँचे। असली शक्तिवान एक लोकतंत्र में वो होने चाहिए आम लोग। और इसीलिए उन्होंने बिल्कुल जिक्र किया है कि कैसे लोकतंत्र जो है एक शांतिपूर्ण, एक तरह के आंदोलन, एक क्रांति, एक इनकलाब में की तरह काम कर सकता है आम आदमी के लिए, अगर ठीक तरीके से चुनाव हो। तो साफ तौर पर देखा जाए तो तमाम तरह के जो आशंकाएं जाहिर की जा रही थी, इससे एक नई उम्मीद, एक नया रास्ता बन रहा है कि अगर इलेक्शन कमिश्नर्स अगर इस कमेटी के ज़रिए बनेंगे तो उम्मीद कर सकते हैं हम कि पहले जो सवालात उठ रहे थे उसमें कुछ बेहतरी होगी। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि पूरा जो दक्षिणपंथी तंत्र है वो आप देखिए पूरे तरीके से मैं कहूँगी हिला हुआ है और सुप्रीम कोर्ट पे लगातार सवाल उठा रहा है।
वो लोग भी जो अपने आप को वकील कहते हैं। मैं कुछ ट्वीट्स पढ़ रही थी, इसमें ये साफ तौर पे मैं देख रही हूँ कि किस तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी बन गया है, कि वो अनइलेक्टेड है, उसका चुनाव नहीं हो रहा है। इस तरह की तमाम चीज़ें कही जा रही हैं। अब ये देखिए शशांक शेखर झा हैं एक, इनका बायो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में ये लॉयर हैं। ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अब इस कमेटी का मेंबर बन गया है जो इलेक्शन कमिश्नर को चुनेगा, और सुप्रीम कोर्ट को अब अगला जो ऑर्डर पास करना चाहिए वो इन कमिटीज़ में भी होना चाहिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आर्मी चीफ, एनएसए, आरबीआई गवर्नर, सीएजी। तो इस तरह की बेहुदा बातें सुप्रीम कोर्ट के लिए कही जा रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट जैसे एक तरह से राजनीति से प्रेरित होकर एक तरह के पक्ष को का समर्थन कर रहा है। इस तरह की बातें सुप्रीम कोर्ट के लिए कही जा रही हैं। एक और ये महोदय हैं, ये कह रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट किसी भी तरीके से जो जो चुनावी प्रक्रिया है उससे नहीं हारेगी, बल्कि एक तरह से जो हमारी जुडिशल कू होगा, एक तरह से अदालतों के ज़रिए तख्ता पलट होगा, उसके ज़रिए बीजेपी की सरकार जाएगी। इतनी बेहुदा बातें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए कही जा रही हैं धड़ल्ले से। पूरा जो दक्षिणपंथी तंत्र है वो इस निष्पक्षता को देखते हुए कि फ्री और फेयर, स्वतंत्र और स्वस्थ और स्वच्छ चुनाव हो सकें, सिर्फ इसको देखकर पूरी तरीके से हिल गया है। और सुप्रीम कोर्ट के इस महत्वपूर्ण फैसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जाने माने वकील प्रशांत भूषण मौजूद हैं, जिनकी जिरहों से, उनकी दलीलों से ये पूरा मामला, ये पूरा जो फैसला है बहुत महत्वपूर्ण भारत के लोकतंत्र के लिए, भारत की जो पूरी प्रणाली है चुनाव की, उसके लिए ये मुमकिन हो पाया है। प्रशांत भूषण जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि पहली नज़र में इस पूरा जो फैसला है उसकी सार्थकता को आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है, सिर्फ इसलिए ही नहीं कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन को स्वतंत्र बनाने में ये एक बहुत अहम भूमिका अदा करेगा, लेकिन उसके अलावा जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां करी हैं आज के मौजूदा लोकतंत्र के बारे में, कि जब मौलिक अधिकारों पर इतना बड़ा हमला हो रहा हो और जहां मीडिया जो है बिल्कुल पार्टिसन या तोते की तरह काम करने लगी हो, वहां पर कम से कम चुनाव स्वतंत्र तरीके से हो सकें और लोकतंत्र कम से कम ईमानदार और स्वतंत्र चुनाव के आधार पर चल सके, ये बहुत अहम है। और इसलिए इलेक्शन कमीशन, जिसको दायित्व दिया गया है इलेक्शन कंडक्ट करने का, उसकी स्वतंत्रता बहुत ही ज़रूरी है। सरकार से स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, मैंने कुछ जो वक्तव्य जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जो ऑब्जर्वेशन है, कमेंट्स हैं कोर्ट के, मैंने अपने दर्शकों को इसलिए वो पढ़कर भी सुनाया कि कितना अहम है। लेकिन इसमें एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे समझना चाहती थी वो ये कि इसमें कहा गया है कि कानून बनने तक ये हमारा फैसला है। इसको कैसे समझेंगे? नहीं, जब भी सुप्रीम कोर्ट इस तरह का फैसला देता है, चाहे वो सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति के बारे में दिया गया हो, चाहे वो किसी और मुद्दे पर जहां पर एक जिसको कहते हैं कि लेजिस्लेटिव वैक्यूम है, इसमें इन्होंने आधार ये दिया कि संविधान में ये सोचा गया था, माना गया था कि इस पर पार्लियामेंट कोई कानून बनाएगी इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति के बारे में, जिसमें एक स्वतंत्र तरीके से नियुक्ति होएगी इलेक्शन कमीशन की, लेकिन वो कानून इतने साल से बनाया नहीं गया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे रहा है कि जब तक वो कानून नहीं बनाया जाता तब तक ये जो आदेश हैं, जिसका आधार है कि इलेक्शन कमीशन को सरकार से स्वतंत्र बनाकर रखना, तब तक ये आदेश चलेगा। अब अगर मान लीजिए आगे चलकर कोई कानून बनाया जाता है जो उसके बिल्कुल विपरीत होता है और कहता है कि नहीं नहीं सरकार ही तय करेगी, या प्रधानमंत्री और लोकसभा के स्पीकर तय करेंगे कि कौन, या वाइस प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री तय करेंगे, तो वो कानून बिल्कुल इस फैसले के खिलाफ होगा। और इस फैसले में जो आधार दिया है कि इलेक्शन कमीशन की स्वतंत्रता बनाकर रखना लोकतंत्र के लिए कितना जरूरी है, उसके खिलाफ होगा। पहले एक बार ऐसा हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, इसी संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जिसकी तरफ से मैं इस केस में अपीयर हुआ था, उन्हीं के केस में आदेश दिया कि भाई जो
चुनाव लड़ते हैं लोग, उनको अपने क्रिमिनल बैकग्राउंड और एसेट्स और लायबिलिटीज डिक्लेयर करने पड़ेंगे एक एफिडेविट, हलफनामा देकर। उसको पलटने के लिए एक कानून बनाया गया कि नहीं देने पड़ेंगे। उस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने आगे पीयूसीएल के केस में रद्द कर दिया, ये कह के कि भाई जिस आधार पर ये कानून बना था उसके विरुद्ध आप जा रहे हैं, तो इसलिए इसको रद्द किया जाता है। तो अगर कोई कानून इसके विरुद्ध बनेगा, मान लीजिए वो ये बनाते हैं कि नहीं अच्छा इसमें 2 और लोग होंगे, 2 और जज हो सकते हैं, सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट के, तब तो ठीक है, कानून वैसा बनाया जा सकता है। लेकिन अगर उस स्वतंत्रता के बिल्कुल विपरीत कानून बनाया जाता है तो वो तो फिर रद्द किया जाएगा। जी, यानी मैं समझ रही हूँ आपकी बात को कि आप ये कह रहे हैं कि अब एक तरह से एक लाइन जो है वो खींच दी गई है कि इसी रेखा में, इसी रूपरेखा के तहत कानून बनना होगा जब भी वो बनेगा। अब मैं आ जाती हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से जो कॉम्पोजिशन रखा है इस पूरी कमेटी का, इस कॉम्पोजिशन में है देश के प्रधानमंत्री, इसके अलावा लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो आप ये देख रहे हैं कि संतुलन ठीक है ये? इस कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन इशू करेगा कि किसको इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। प्रेसिडेंट का इसमें कोई रोल नहीं। ठीक है, इस संतुलन को आप कैसे देखते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर? नहीं, यही पहले भी कुछ चीजों में यही माना गया है, जैसे कि सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति में भी यही एक कोलिजियम है जो तय करता है। तो मेरी राय में ये ठीक ही है, क्योंकि ऐसे तो खैर मैंने दलील दी थी कि भाई इसमें बिल्कुल स्वतंत्र सिलेक्शन कमेटी बनाइए जिसमें प्रधानमंत्री भी ना हो, लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी ना हो, पॉलिटिशियंस ना हो, क्योंकि पॉलिटिशियंस का थोड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट होता है चुनाव वगैरह में, तो उनको आप बाहर रखिए। लेकिन खैर पहले लॉ कमीशन और कई और कमीशंस की रिकमेंडेशन इसी तरह की थी कि इस तरह की कमेटी होनी चाहिए, तो उन्होंने उस आधार पर कर दिया है। तो मुझे लगता है कि बुरा नहीं है, ठीक है। ठीक है। इसमें जो कोर्ट की टिप्पणियां हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, इतनी महत्वपूर्ण जितना कि ये वर्डिक्ट है। इसमें खासकर जब उन्होंने ये पहली बात तो शुरुआत ही यही इससे की कि कोई भी प्रक्रिया जो कि जिससे हमारा पूरा चुनावी जो तंत्र है वो मजबूत हो सके, बेहतर हो सके, कोर्ट उसको नज़र में लेके आएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही जो लोकतंत्र को लेके कही है कि किस तरह से डेमोक्रेसी इज़ इंटरट्वाइंड विद पावर टू पीपल। डेमोक्रेसी फैसिलिटेट्स द पीसफुल रेवोल्यूशन इन द हैंड्स ऑफ अ कॉमन मैन इफ़ हेल्ड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर। ये काफ़ी मजबूती के साथ इस बात को रखा गया है कि इस कमेटी को बनाने के पीछे वजह यह है कि जो भारत में, खासकर भारत जैसा इतना बड़ा देश जो कि एक ज़माने में हमने देखा है कि इलेक्शन कमीशन की जो संस्था है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर किस किस तरह के हुए हैं इतिहास में, काफ़ी हद तक इस पर भी निर्भर किया है कि क्या वो सरकार के पक्ष की तरफ देखे गए या एक स्वतंत्र संस्था की तरफ काम किया है। तो इसमें ये कह रहे हैं जज साहब कि जो ताकत है, जो पावर है वो लोगों को दी गई है। इसको इलेक्शन कमीशन से हम कैसे जोड़ेंगे? भारत में चुनाव की जो प्रक्रिया है, इलेक्शन कमिश्नर्स का चुनाव और जो लोगों के हाथ में ताकत होनी चाहिए लोकतंत्र को, ये पूरा तार, ये पूरा बांध कैसे बिठाएंगे? देखिए, लोकतंत्र का मतलब होता है कि जनता की राय से व्यवस्था चलना, और उसके लिए क्योंकि मौजूदा लोकतंत्र में जनता की राय लेने का यही तरीका बनाया गया है कि भाई चुनाव हो तो उसके लिए चुनाव निष्पक्ष हो और सरकार के दबाव में ना हो, क्योंकि सरकार एक पॉलिटिकल पार्टी चलाती है। तो उसकी अहमियत को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इसके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन सरकार से बिल्कुल स्वतंत्र हो और इलेक्शन कमिश्नर सरकार से बिल्कुल स्वतंत्र हो। और जो हाल में देखा गया है कि भाई सरकार नियुक्त करती है और ऐसे लोगों को नियुक्त कर देती है, जैसे अभी अरुण गोयल साहब को कर दिया। यहाँ तो हम लोगों ने एक एप्लीकेशन भी दी हुई थी कि भाई एक पोस्ट खाली है इलेक्शन कमीशन में और उसकी नियुक्ति भी इसी कोलिजियम से होनी चाहिए जिसका आप आदेश देंगे। तो जैसे ही वो एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में जब इस केस की सुनवाई शुरू हुई और उस एप्लीकेशन का मैंने जिक्र किया कि भाई हमारी एक पोस्ट खाली है और हमारी इंटरिम एप्लीकेशन है,
उसके तुरंत 2 दिन के अंदर रातों रात करीब करीब एक ये नए इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कर दी गई। उनको वहां से सेवानिवृत्त कर दिया गया। जहां पर वो काम कर रहे थे, सेक्रेटरी थे किसी डिपार्टमेंट के, तुरंत उनको वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दिया गया और तुरंत ही उनको इलेक्शन कमीशन में अपॉइंट कर दिया गया। कोई सर्च कमेटी, कोई प्रक्रिया नहीं बनाई गई कि भाई किस तरह से उनका चयन किया जा रहा है। बिल्कुल एकदम आर्बिट्ररी तरीके से एक जने को बना दिया गया। तो ये सब देखते हुए ये साफ हो गया था कि भाई नियुक्ति अब ऐसे लोगों की हो रही है और इस तरह से हो रही है जो कि सरकार के बिल्कुल दबाव में रहें और सरकार की हाँ में हाँ मिलाएं। यही हम लोग देख रहे हैं कई सालों से। इलेक्शन कमीशन अब निष्पक्ष नहीं रह गया है। एक जमाना था सेशन साहब के बाद करीब 25-30 साल तक, 30 साल तक इलेक्शन कमीशन बहुत निष्पक्ष तरीके से काम करता था। लेकिन पिछले 8-10 साल में हम देख रहे हैं, 7-8 साल में खासकर, कि इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र तरीके से काम नहीं कर रहा है और जो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के वायलेशंस प्रधानमंत्री और सरकार के मंत्री लोग करते हैं उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। इलेक्शन की डेट्स भी सरकार से पूछ के तय करी जाती हैं और जैसे ये डिफेक्शन के मामले में, शिवसेना वगैरह के मामले में तो हम देख ही रहे हैं कि भाई सरकार के तोते की तरह इलेक्शन कमीशन ने आदेश दिया है जो सरकार चाहती थी। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है हमारे लोकतंत्र के लिए और इसी को सुधारने के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो आज का आदेश है आगे के लिए बहुत अहम होगा। जी प्रशांत जी, इसके अलावा जो टिप्पणी है उसमें ये भी कहा गया है कि किस तरीके से जो प्योरिटी ऑफ प्रोसेस है, जो इस पूरी प्रक्रिया की पवित्रता है, उस पर बार बार जोर दिया है कोर्ट ने कि किस तरीके से तमाम दबावों से, तमाम तरह के डर से, तमाम लोभ से मुक्त होना चाहिए इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर्स को। और इसीलिए एक खासकर इसमें एक और भी फ्रेज़ का इस्तेमाल किया गया है कि अनरिलेंटिंग अब्यूज़ ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस। तो एक तरफ पवित्रता का जिक्र किया है, दूसरी तरफ कहा है कि किस तरीके से उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। और उन्होंने कहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि ये लगातार होता रहा है, ऐसा नहीं कि एक बार की बात उन्होंने कही है। और साथ साथ इसमें मीडिया का पक्ष भी जोड़ दिया गया है कि मीडिया की जो इम्पार्शियलिटी है वो कैसे दाव पे लगी हुई है। एक तरह से मीडिया काम कर रहा है, एक पक्ष को लेकर पकड़कर, एक खंबे को पकड़कर वो काम कर रहा है। तो ऐसे में हमने भी खुद इस बात को ऑब्जर्व किया है कि कैसे आम लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं, चाहे वो ईवीएम पे उठा रहे हों, इलेक्शन की पूरे प्रक्रिया पे सवाल उठा रहे हों। और बहुत ही बुनियादी, मैं समझती हूँ कि पिछले 70-80 साल में हमने आज़ादी के बाद जो दो बहुत ही बुनियादी अधिकार एक आम आदमी को, एक गरीब हिंदुस्तानी को दिए हैं, वो ये कि वो खुलकर बोल सकता है और वो वोट दे सकता है। इसके अलावा तो शायद भारतीय लोकतंत्र में बहुत कम चीज़ें हमने दी हैं, लेकिन पहली बार ऐसा लगा कि पिछले कुछ सालों में कि उसे इस पर भी भरोसा नहीं हो रहा है कि वो जिसको वोट दे रहा है वहाँ तक वोट पहुँच रहा है, या उसकी जो ये समझने और समझाने की ताकत कि वो आखिर किसको वोट दे, वो जो पूरा आधार है, पूरा तंत्र है, उस पर भी एक तरह से धक्का लगा था। आपको ये लग रहा है कि इस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन की जो आज़ादी है, उसकी स्वतंत्रता, निष्पक्षता और उसकी ऑटोनॉमी, वो एक तरह से वापस हासिल हुई है? देखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है और हमको उम्मीद है कि शायद आगे थोड़े और इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमिश्नर्स का चयन होगा। पर सीबीआई के केस में हमने देखा कि ये कानून बनने के बाद भी, ये रूल बनने के बाद भी कि भाई सीबीआई डायरेक्टर का चयन ऐसी कमेटी करेगी जिसमें प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस हों, उसके बाद भी सीबीआई की निष्पक्षता पर अभी भी सवाल खड़े हुए हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस कमेटी के द्वारा अपॉइंटेड सीबीआई डायरेक्टर या जो ऑफिसर्स होते हैं वो लोग फिर भी निष्पक्ष नहीं रह पाते। आज तो हम देख रहे हैं कि कुछ सालों से तो सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता पर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया था। अभी कुछ महीने से थोड़ा सा बेहतर माहौल हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन जिन इंस्टीट्यूशंस को सरकार से बिल्कुल स्वतंत्र बनाया गया था और जिनके चयन का भी पूरी प्रक्रिया कोलिजियम ने, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस ने अपने हाथ में ले ली थी, वहां पर फिर भी
उनकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो गए थे। इस वजह से कोई भी सिस्टम को सबवर्ट करने से पूरी तरह से रोकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब सरकार एक बार बहुत पावरफुल होती है और एक फासीवादी सरकार होती है जो कि सारे इंस्टीट्यूशंस को ख़त्म करके और ख़ासकर मीडिया को अपने कंट्रोल में कर ले, तब फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी इंडिविजुअल का खड़े रहना, टिकना कई बार मुश्किल हो जाता है। इसलिए बिल्कुल पक्का तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उम्मीद है कि जी। इससे आगे चलकर इलेक्शन कमिश्नर्स ज़्यादा निष्पक्ष वाले लोग नियुक्त होंगे। लेकिन आखिरी सवाल प्रशांत जी कि ईडी को लेकर तो अभी भी विवाद है, जिस तरह से लगातार गैर कानूनी तरीके से, क्या इसे हम कहें कि लगातार जो एक्सटेंड किया जा रहा है टर्म, उसको लेकर क्या कहा जाएगा कि एक चलिए संस्था निकली, सीबीआई को लेकर भी आप ये कह रहे हैं, उस सब के बावजूद भी हम ये नहीं कह सकते कि निष्पक्ष नियुक्ति हो रही है। ईडी को लेकर भी बहुत गंभीर सवाल है। नहीं, ईडी तो बिल्कुल सरकार के हाथ में है, बल्कि ईडी वगैरह की भी जो नियुक्ति है सरकार के हाथ से हटानी होगी। जैसे इलेक्शन कमीशन की अभी हटाई गई है, इसी तरह से सीएजी की भी कई ऐसे संस्थान हैं जिनको हम ये कह सकते हैं कि जिनको बिल्कुल निष्पक्ष होने की जरूरत है। ईडी भी इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का एक हिस्सा है। वो एक उस तरह से सरकारी संस्था नहीं होनी चाहिए, और इसलिए ईडी का भी डायरेक्टर का चयन इसी तरह से होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट कमिटी के द्वारा। यहाँ तो खैर हम देख रहे हैं कि ईडी को एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन दिया जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने एक्सटेंशन देने पर रोक लगा दी थी हम ही लोगों के केस में। और 2021 की बात है वो भी। हाँ, उन्होंने बोला था कि भाई उसके बाद 2 या 3 बार उनको एक्सटेंशन और दे दिया गया। मतलब कमाल ही हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है। तो जी हाँ, प्रशांत भूषण शुक्रिया आपका। आपने कहा उम्मीद पे दुनिया कायम है, और ज़ाहिर है हम भी उम्मीद पे कायम है। हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं अगर स्वतंत्र नहीं होंगी तो आम आदमी के अधिकार, पूरी जो चुनाव की प्रक्रिया है, और ख़ासकर ये फैसला एक ऐसे वक्त में आया है जबकि हम लगभग 1 साल से कुछ ज़्यादा की दूरी पर खड़े हुए हैं, जो अगला आम चुनाव बेहद महत्वपूर्ण चुनाव होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। पिछले सालों में लगातार मैं और द वायर आप तक तमाम वो खबरें लाते रहे जो दरबारी सरकारी मीडिया ने दबाई वो खबरें। लेकिन आज हम जिस तरह के दबावों से दो चार हो रहे हैं, जिस तरह के ख़तरे से गुजर रहे हैं, ऐसे में हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, आर्थिक रूप से आप हमें सहयोग दें। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। आप ये काम सिर्फ अगर 89 रुपये महीना भी देते हैं तो आप वायर के मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो हक है वो है आज़ाद पत्रकारिता। और आज़ाद पत्रकारिता हम करते रहें, द वायर करता रहे, मैं करती रहूं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सहयोग दें। आज ही आप मेंबर बनिए द वायर के।